नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 59 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और जब वर्ड आया क्या बाउंड्री कंडीशन, ऐसा तो है नहीं कि हम बाउंड्री कंडीशन ये नाम पहली बार सुन रहे हैं। हमने इससे पहले भी इस लेक्चर सीरीज में बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। और बाउंड्री कंडीशन क्या होती है ये हमें पहले से पता है। तो मैं एक बार आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपको इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है कि बाउंड्री कंडीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नामक जो हमारा एक लेक्चर है उस लेक्चर में जाओ और उसे देखो, क्योंकि यहां पर भी हम सेम प्रोसेस अपनाने वाले हैं जो हमने वहां पर अपनाई हुई है। और वहां पर हमने क्या कर रखा है, बाउंड्री कंडीशन के बारे में डिटेल में क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है। लेकिन यहां पर हम उतनी डिटेल में डिस्कस नहीं कर रखे हैं, नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम पहले क्या कर चुके हैं, ठीक है। ये बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, क्यों हम बाउंड्री कंडीशन लाते हैं, ये सब चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर हम उन बातों पर दोबारा जोर नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत समझेंगे कि बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या होता है। कि अगर यहां पर मैं किसकी बात करता हूं, बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करता हूं। अगर मेरे पास यहां पर एक बाउंड्री है, बाउंड्री करने का मतलब अगर मेरे पास कोई एक वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की बाउंड्री क्या हो सकती है, सरफेस। वॉल्यूम की बाउंड्री क्या होती है, सरफेस। वॉल्यूम को जो चीज घेरे रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं। जैसे मेरे पास फुटबॉल है तो फुटबॉल के वॉल्यूम को किसने घेरा है, जो फुटबॉल के बाहर से क्या है, लेयर है, वो क्या है, उसकी सरफेस है। मान लिया ये क्या है, कोई एक सरफेस है, ठीक है, ये क्या है, कोई एक सरफेस है। तो इस सरफेस के जस्ट अबव और जस्ट नीचे, क्या बोल रहा हूं मैं, इस सरफेस के जस्ट अबव और जस्ट नीचे, जस्ट बिलो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस तरीके से चेंज हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं। अगर वो चेंज हो रहा होगा तो हम क्या बोल देंगे, जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। अगर वो चेंज नहीं हो रहा होगा, चेंज अगर जीरो होगा, तो हम क्या बोल देंगे, जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इस बाउंड्री पर क्या है, वो कंटिन्यूअस है। जब चेंज नहीं हो रहा होगा, अगर चेंज हो रहा होगा तो क्या बोल देंगे, उसको हम डिसकंटिन्यूअस बोल देंगे। ठीक है, समझ में आई बात। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ओके, नाउ इसको लिखने से पहले या फिर ये पढ़ने से पहले हमको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, और दूसरी चीज कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो फटाफट हिंट डालो, क्या कॉपी पेन निकालो और हिंट डालो, क्या बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हिंट डाल दी। और उसके नीचे लिखो क्या, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या लिखोगे उसके नीचे, पहले हिंट डालो इस तरीके से डॉट लगा के, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, मेरे पास डाइवर्जेंस ऑफ डी कितना होता है ये हमें चाहिए। ठीक है, ये हमने इससे पिछले लेक्चर में क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है, जिसको हमने क्या बोला था, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये तो था। ठीक है, तो सिंस वी नो कि जो डाइवर्जेंस ऑफ डी होता है वो किसके बराबर होता है, हमारे पास रो फ्री के बराबर होता है, फ्री चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, जहां पर रो फ्री क्या है, फ्री चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, फ्री चार्ज डेंसिटी, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्री चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ओके, इधर डिस्कस किया था। अब बात करते हैं किसकी, कर्ल ऑफ डी। किसकी बात करते हैं, कर्ल ऑफ डी की बात करते हैं। तो कर्ल ऑफ डी क्या होता है, बताया कोई मेरे को। देखो डी इक्वल टू क्या होता है, सिंस वी नो जो डी इक्वल टू होता है वो क्या होता है मेरे पास, एप्सिलॉन नॉट, दिस इज ई प्लस पी के बराबर होता है नहीं होता है। जहां पर पी क्या है, पोलराइजेशन है, ई क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, और मेरे पास डी क्या है, जो मेरे पास इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या है, मेरा डी है। हमें क्या चाहिए, कर्ल चाहिए। तो एक काम करो, इस इक्वेशन में क्या निकाल दो, कर्ल निकाल दो। तो टेकिंग कर्ल बोथ साइड, टेकिंग कर्ल बोथ साइड, दोनों साइड क्या निकाल दो, कर्ल निकाल दो। क्या हो जाएगा, देखो ये कर्ल ऑफ डी इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो कर्ल ऑफ किसका आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, फिर कितना आ जाएगा, प्लस का कर्ल ऑफ पोलराइजेशन पी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एप्सिलॉन तो क्या है, कांस्टेंट है, इस कर्ल से बाहर आ जाएगा। तो यहां पे मेरे पास कर्ल ऑफ डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ गया मेरे पास, कर्ल ऑफ ई आ गया, जो मुझे ये बताएगा कर्ल ऑफ ई की वैल्यू कितनी होती है, वो जीनियस। ठीक है, और ये कितना है मेरे पास, कर्ल ऑफ पी आ गया। कर्ल ऑफ ई क्या होता है बताओ, ई यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, और हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का कर्ल कितना होता है, जीरो होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा फील्ड है, एक कर्ल लेस फील्ड है। आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। तो कर्ल ऑफ ई इक्वल टू कितना होता है, जीरो होता है। सिंस कर्ल ऑफ ई इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, जीरो होता है, तो यहां से मेरे पास
कर्ल ऑफ डी इक्वल टू कितना निकल के आ गया, कर्ल ऑफ पी के बराबर निकल के। तो कर्ल ऑफ डी इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, कर्ल ऑफ पी के बराबर होता है। ये दोनों चीज जो मैंने यहाँ पर लिखी, एक ये और एक ये, दोनों के किसमें हेल्पफुल होंगे हमारे पास, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बाउंड्री कंडीशन निकालने में दोनों क्या होंगे, ये भी यूज होंगे। क्लियर है इतनी बात। अगर यहाँ पर कर्ल ऑफ डी और कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ डी की बात कर ही रहे, तो एक बार यहां पर डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लें। तो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताओ, सिंस वी नो, अगर मैं डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, देन दिस विल बी इक्वल टू कितना होता है, रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। होता है नहीं होता है, आंसर है हाँ जी होता है। यहां पर रो क्या है मेरे पास, चार्ज डेंसिटी है, लेकिन यहां पर रो फ्री क्या है मेरे पास, फ्री चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी ड्यू टू फ्री चार्ज। ठीक है, समझ में आई बात। फ्री चार्ज क्या होता है पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है हमने। और कर्ल ऑफ ई कितना होता है हमारे पास, कर्ल ऑफ ई इक्वल टू आता है हमारे पास कितना, 0 आता है। ओके ना, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपकी याददाश्त चेक करना चाहूं और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि राइट द बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, क्या करो, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। क्वेश्चन ये है, राइट द बाउंड्री कंडीशन ऑफ ई की बाउंड्री कंडीशन फटाफट लिख के दिखाओ। कैसे लिखाओगे, देखो यहां पर भी इस ई को दो पार्ट में डिवाइड कर दोगे। एक पार्ट कौन सा होगा, पैरेलल टू द सरफेस, और दूसरा कौन सा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहां पर एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक क्या आएगा मेरे पास, पैरेलल कंपोनेंट आएगा। हम सब जानते हैं जो मेरे पास पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। अगर मैं ये बात करूं कि मेरे पास ये क्या है, कोई एक सरफेस है, यूं करके ये सरफेस है, ओके, और इसकी कुछ चार्ज डेंसिटी है, माना सिग्मा चार्ज डेंसिटी है इस सरफेस की। तो इस सरफेस के जस्ट अबव और जस्ट बिलो मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन फाइंड करनी है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, ई परपेंडिकुलर अबव माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा, कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, या खाली सिग्मा होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई परपेंडिकुलर अबव माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और अगर मैं यहां पर किसकी बात करूं, पैरेलल कंपोनेंट की बात करूं, तो कितना आता है मेरे पास, ई पैरेलल अबव माइनस ई पैरेलल बिलो इज इक्वल टू किसके बराबर होता है मेरे पास, 0 के बराबर होता है। इसका मतलब ये कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। क्लियर हुई बात ना। अब देखो, अब यहां पर आप इनके अकॉर्डिंग, अगर आपको ये चीज याद है ना, तो इसकी हेल्प से आप डी के लिए क्या कर सकते हो, बाउंड्री कंडीशन लिख सकते हो, क्योंकि डी इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी होता है। तो जैसी कंडीशन ई के लिए है वैसी कंडीशन लगभग किसके लिए हो सकती है, डी के लिए हो सकती है। तो सिमिलरली फॉर डी, सिमिलरली बाउंड्री कंडीशन फॉर डी यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सॉरी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर मैं डी के लिए बाउंड्री कंडीशन लिखूंगा तो देखो क्या हो जाएगी यहां पर मेरे पास। अगर मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट डी की बात करूं, देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए जब हमने डेरिवेशन किया था तो किसकी हेल्प से करते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ई की हेल्प से करते हैं। तो यहां पर डाइवर्जेंस ऑफ डी की हेल्प से करेंगे, तो यहां जो आ रहा था सिग्मा आ रहा था, यहां क्या था, सॉरी रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, तो यहां क्या आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया। यहां क्या है मेरे पास, सिर्फ रो फ्री है, तो यहां कितना आएगा, सिग्मा फ्री आएगा। तो कितना हो जाएगा, देखो ये थोड़ा बहुत याद करने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, एक्चुअली हमें प्रूव भी करेंगे हम इसको, लेकिन याद कैसे करेंगे, ठीक है, एग्जाम अगर आ गया से लिखने को तो याद कैसे करेंगे ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो यहां क्या आया, सिग्मा आया, तो यहां कितना आ जाएगा, सिग्मा फ्री आ जाएगा। तो यहां एप्सिलॉन नॉट वाला कोई सीन है तो एप्सिलॉन नॉट यहां नहीं आएगा। तो डी परपेंडिकुलर माइनस अबव माइनस डी परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, सिग्मा फ्री के बराबर आ जाएगा। तो दिस इज द बाउंड्री कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ डी व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ना, अगर मैं किसकी बात करूं, पैरेलल कंपोनेंट की बात करूं, देखो यहां क्या था, डेल क्रॉस ई इक्वल टू 0 था, तो यहां पर ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। लेकिन यहां पर डेल क्रॉस ई इक्वल टू 0 नहीं है, क्या है, डेल क्रॉस पी के बराबर है। तो यहां कितना आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं पैरेलल कंपोनेंट की बात करूं तो डी पैरेलल अबव माइनस डी पैरेलल बिलो इज इक्वल टू किसका आएगा मेरे पास, दिस इज इक्वल टू पी पैरेलल अबव माइनस पी पैरेलल बिलो आ जाएगा। एंड दिस इज द बाउंड्री कंडीशन फॉर पैरेलल कंपोनेंट ऑफ डी, यहां बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये चेंज आएगा, यहां 0 नहीं आएगा। यहां 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कर्ल ऑफ डी 0 नहीं है। क्लियर हुई बात। अब इन दोनों क्या करना है, मेरे को प्रूफ करना है, और मैंने पहले आपको बता दिया है कि बाउंड्री कंडीशन ऑफ डी क्या होती है, यानी किसी एक इंटरफेस को किस तरीके से क्या होता है, चेंज होता है जब मैं इंटरफेस से नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आता हूं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर इस तरीके से चेंज हो रहा है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और पैरेलल कंपोनेंट इस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज सिग्मा फ्री, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास,
दिस इज पोलराइजेशन वेक्टर का परपेंडिकुलर पैरेलल कंपोनेंट अबव और बिलो। और जो सिग्मा फ्री है वो क्या है, इसकी चार्ज डेंसिटी है इस सरफेस की। ठीक, क्लियर बात ना। अब ढूंढ डालो क्या, प्रूफ। ओके, प्रूफ तो उसके लिए मुझे चलो इधर इधर करो प्रूफ। तो प्रूफ ऑफ, लिख के चलो, पहला चीज लिखो प्रूफ। प्रूफ पहला, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ डी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ डी। मैंने इसकी बाउंड्री कंडीशन में निकालनी है, यानी ये चीज क्या करना है हमको, प्रूफ करना है। तो क्या अज्यूम करना पड़ेगा हमको, तो लेट अस कंसीडर कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक प्लेन शीट है यूं करके, जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। ओके, सिग्मा फ्री है। इस हमने कुछ चार्ज दे रखा है कुछ इस तरीके से, मैंने प्लस चार्ज दे दिया मैंने इसको। ओके, एक प्लेट है इस तरीके से, और इस प्लेट में की जो चार्ज डेंसिटी वो कितना है, सिग्मा एफ है। सिग्मा एफ का मतलब ये चार्ज हमने दे रखा है, खुद दे रखा है, और हमें क्या करना है, इस प्लेट के जस्ट अबव, ये इंटरफेस है एक्चुअल में, है क्या ये इंटरफेस बोल सकते हैं इसको, प्लेन नहीं बोल सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरफेस। ओके, नाउ इस इंटरफेस के जस्ट अबव यानी यहां पर, और इसके जस्ट बिलो यानी यहां पर हमको पता करना है कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरीके से चेंज हो रहा है। यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा इन दिस डायरेक्शन, और डायरेक्शन सेम लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज डी परपेंडिकुलर बिलो, ये चीज क्या है मेरे पास, डी परपेंडिकुलर बिलो है। ठीक है, परपेंडिकुलर क्यों बोला, दिस इज परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, और यहां पर जो होगा वो कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा। तो दिस इज डी परपेंडिकुलर अबव, ये क्या है मेरे पास यहां पर डी परपेंडिकुलर अबव है। और हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों का जो सबट्रैक्शन है, या बोलते हैं इन दोनों को माइनस करके आंसर कितना आएगा, सिग्मा फ्री के बराबर आएगा। ये क्या करना है हमको, प्रूव करना है। देखो कैसे प्रूव करोगे, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करी थी, तो वहां पर हमने किसका यूज किया था, डाइवर्जेंस ऑफ ई का यूज किया था। तो यहां पर किसका यूज करेंगे हम, डाइवर्जेंस ऑफ डी का यूज कर देंगे। तो सिंस वी नो जो डाइवर्जेंस ऑफ डी है वो क्या है मेरे पास, डाइवर्जेंस ऑफ डी, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू किसके बराबर है मेरे पास, रो फ्री के बराबर है। किसके बराबर है, रो फ्री के बराबर है। ओके, नाउ अब थोड़ा बहुत हमको एक्सपीरियंस है कि जैसे हमने पिछले लेक्चर में किसी एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए बोलते हैं, किसी एक पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक के लिए हमने डी निकाला था, या फिर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला था, तो किसका यूज किया था, गॉस लॉ का यूज किया था, यानी गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था। एक्चुअली में मुझे क्या करना है, ये डी परपेंडिकुलर और डी बिलो, डी परपेंडिकुलर अबव और डी परपेंडिकुलर बिलो निकालना है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, यहां पर एक गॉसियन पिल बॉक्स खींच देता हूं। क्या कर देता हूं, एक गॉसियन पिल बॉक्स ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, तो यहां मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से एक गॉसियन पिल बॉक्स ड्रॉ कर दिया यूं करके, इसमें तो कोई समस्या नहीं है किसी को। इस तरीके से एक मैंने सुंदर सा यहां पर गॉसियन पिल बॉक्स ड्रॉ कर दिया। ओके, आप भी बना दो, अभी बना रहा हूं। ये ठीक है, दिख रहा है आपको थोड़ा बहुत बनता हुआ, दिस इज माई गॉसियन पिल बॉक्स। एक माचिस का डब्बा बना दिया मैंने यूं करके। ओके, ये देखो, अब इसकी एक लोअर सरफेस है, एक अपर सरफेस है, और ऐसा बोल दो जो इसके अपर सरफेस है उसका जो सरफेस एरिया है वो कितना है, ए है। तो आप ऑटोमेटिकली जो लोअर सरफेस है उसका भी सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। और जो थिकनेस है, यहां से यहां तक जो थिकनेस है वो कितनी है, एप्सिलॉन है। दिस थिकनेस इज एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन, ये वाला एप्सिलॉन नहीं है, ये एप्सिलॉन लगा, ये एप्सिलॉन लगा, दिस इज एप्सिलॉन, नंबर है कोई, एंड दिस एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो। ये एप्सिलॉन इतना छोटा है कि ये टेंड्स टू क्या है, जीरो है, यानी बहुत छोटा है। दिस एप्सिलॉन इज टेंड्स टू जीरो, क्या है ये, टेंड्स टू क्या है, जीरो है। ओके, तो अब मैं यहां पर गॉस लॉ लगा के यहां पर क्या कर सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डी परपेंडिकुलर इस सरफेस में क्या होगा, और ये डी परपेंडिकुलर बिलो इस सरफेस में क्या होगा, निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं। आंसर है हाँ जी, निकाल सकता हूं। अब देखो, अब यहां पर ओह सॉरी, हाँ ये तो क्या है, डॉट है, मैं कह रहा हूं कर्ल कैसे आ गया। ठीक है, देखो एक काम करो, लेट मी इंटीग्रेट बोथ साइड ओवर ए वॉल्यूम वी, माना इसका वॉल्यूम कितना है, वी है, तो वी वॉल्यूम में क्या कर दो, उसको इंटीग्रेट कर दो, तो कितना आ जाएगा ये, तो वॉल्यूम वी दिस इज डेल डॉट डी, और इनटू कितना आ गया, डी टाउ, दिस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन, एंड दिस इज रो फ्री, और इनटू कितना आ गया, ये डी टाउ आ गया। ठीक है, कोई भी आर्बिट्री वॉल्यूम अज्यूम कर लिया हमने। ठीक, और अगर इसको सॉल्व करोगे, अगर आप यहां पर क्या लगाओ, डाइवर्जेंस थ्योरम लगाओ, कौन थ्योरम लगाओ, थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस थ्योरम लगाने के बाद तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, देखो क्लोज इंटीग्रेशन, दिस इज डी डॉट डी डॉट डी ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा, डी डॉट डी ए वेक्टर, एंड दिस इज इक्वल टू, दिस विल बी क्यू फ्री, क्यू फ्री इनक्लोज, किसके बराबर होगा ये, क्यू फ्री इनक्लोज के बराबर होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। अब देखो, अब इसके लिए देखो, ये क्या है मेरे पास, दिस इज ओवर ए सरफेस,
एस। अब यहां पर कितनी सरफेस है, अगर मैं इस गॉसियन पिल बॉक्स की बात करूं, इस गॉसियन पिल बॉक्स में कितनी सरफेस है, 6 सरफेस है। अगर मैं गिनूं 1 2 3 4 5 6 सरफेस है। अब देखो तो मैं इस इंटीग्रेशन को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, 6 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। अगर मैं इस सरफेस को क्या बोल दूं, दिस इज सरफेस नंबर 1, इसे क्या बोल दूं मैं, सरफेस नंबर 2 बोल दूं, इसे मैं क्या बोल दूं, दिस इज सरफेस नंबर 3, इसे मैं क्या बोल दूं, दिस इज सरफेस नंबर 4, और इस सामने वाले को क्या बोल दूंगा, दिस इज सरफेस नंबर 5, और जो पीछे है, पीछे वाली है, उसे मैं क्या बोल दूंगा, सरफेस नंबर 6 बोल दूंगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो क्या करना पड़ेगा, क्लोज इंटीग्रेशन है, तो ये पूरा क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस को मैंने कितनी सरफेस में डिवाइड कर दिया, यहां पर 6 सरफेस में डिवाइड कर दिया, यानी ये इंटीग्रेशन 6 बार करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा करने के लिए। ओके, देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ओके, देखो इस इंटीग्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक एक सरफेस में से डिवाइड कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा देखो, तो दिस इज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस 1, और फिर कितना आ जाएगा ये d परपेंडिकुलर डॉट सॉरी d वेक्टर डॉट da, फिर फ्रॉम सरफेस 2, फिर कितना आ जाएगा ये d डॉट da, फिर प्लस कहाँ से, फ्रॉम सरफेस 3, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर d डॉट da आ जाएगा, फिर प्लस अगेन कहाँ से, सरफेस 4, और ये कितना आ गया मेरे पास d डॉट da आ गया, फिर कितना आ गया सरफेस 5, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर d डॉट da आ जाएगा, फिर प्लस कितना आ जाएगा सरफेस 6, और अंदर कितना बच जाएगा ये d डॉट da आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा q इनक्लोज्ड फ्री। क्या आ जाएगा, q इनक्लोज्ड फ्री। अब q इनक्लोज का मतलब क्या हुआ, इस पूरे सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, और चार्ज क्या इनक्लोज कर रखा है इसने, इसको इनक्लोज कर रखा है ना, प्लेट को, तो उसके अंदर टोटल कितना चार्ज इनक्लोज हो जाएगा, तो दिस चार्ज इनक्लोज विल बी इंटीग्रेशन सिग्मा फ्री इनटू कितना आ जाएगा डी ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा सिग्मा फ्री इंटू डी ए, आएगा नहीं आएगा, सच बताओ। देखो कितना इसमें, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा एफ है, और अगर मैं बोलूं कि यहां मेरे पास डी ए में निकालना, डी ए में कितना हो जाएगा सिग्मा फ्री इंटू डी ए हो जाएगा, इतना चार्ज होगा, टोटल निकालना तो क्या क्या कर देंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, क्लियर है इतनी बात। अब देखो, अब यहां पर ध्यान से देखना, जो मेरे पास एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन यानी दिस थिकनेस, ये कितनी है मेरे पास टेंड्स टू 0, यानी बहुत छोटी है। अगर मैं ये बोलूं कि इस सरफेस 3 4 5 6 इन सरफेस की बात करूं, तो सरफेस नंबर 3 4 5 और 6 की बात करूं, अगर मेरा एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 हो, तो इन सरफेस का जो सरफेस एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आंसर है हाँ जी हो जाएगा। अगर मैं बात करूं किसकी, इस सरफेस 3 के लिए बात करूं, अगर मैं ये बोलूं कि इफ एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, अगर एप्सिलॉन टेंड्स टू क्या हो जाए 0 हो जाए, एप्सिलॉन क्या है, थिकनेस है, अगर ये टेंड्स टू 0 हो जाए, इसका मतलब जो एरिया है इस सरफेस का एरिया, यानी सरफेस 3 का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ऐसे ही बोलता हूं, जो डी ए टेंड्स टू हो जाए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वो इन सारे इंटीग्रल में लागू होगा, क्योंकि ये सारे के सारे कहां पर है, इनसे है, किन किन की बात हो रही है, जिनमें ये एप्सिलॉन क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, किसमें 4 5 6 उन सब में क्या है, एप्सिलॉन इंक्लूड है या नहीं है, ये एज इंक्लूड है ये वाली, तो ये सब इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्यों, डी ए टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दिस इंटीग्रेशन दिस इंटीग्रेशन दिस इंटीग्रेशन एंड दिस इंटीग्रेशन दे ऑल आर 0। देखो इसको आप ऐसे में समझ सकते हो, ये इंटीग्रेशन 0 क्यों हुए, थोड़ी देर के लिए अगर मैं एक आइडियल केस अज्यूम करके चलूं कि ये इंटीग्रेशन 0 है, क्योंकि यहां पर जो एरिया वेक्टर है, अगर मैं किसकी बात करूं, सरफेस 3 की बात करूं, तो सरफेस 3 में एरिया वेक्टर कहां की ओर है, इधर की ओर है या नहीं है, परपेंडिकुलर सरफेस इधर की ओर है, और यहां पर जो वेक्टर डी है, जो डी वेक्टर वो कैसे है, ऐसे है या नहीं है, हाँ जी है, दोनों का एंगल कितना है 90 है, और कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो इस तरीके से भी बोल सकते हो कि ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये तरीका क्या रहता है, ज्यादा अच्छा रहता है कि एप्सिलॉन टेंड्स टू क्या है, 0 है, इसलिए डी ए टेंड्स टू 0, इसलिए ये सारे इंटीग्रल इससे आगे के वो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, यानी 3 4 5 और 6 ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो बचेंगे कौन से मेरे पास, 1 और 2, यानी जो अपर सरफेस है और जो लोअर सरफेस है, तो उनको देखो फिर अब देखो इन अपर सरफेस, दिस सरफेस 1, देखो सरफेस 1 में जो मेरे पास d की वैल्यू है वो कितनी है, d परपेंडिकुलर अबव है, यहां पर d की वैल्यू कितनी है, d परपेंडिकुलर अबव। अब डायरेक्शन चाहिए हमको, तो डायरेक्शन कहां की ओर जाएगी, थोड़ा अज्यूम करना पड़ेगा मेरे को कुछ यहां पर, तो लेट अस से दिस इज एक्स वाई जेड एक्सेस, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस वन इज जेड एक्सेस। तो मेरे पास d परपेंडिकुलर अबव किस डायरेक्शन में है, जेड कैट डायरेक्शन में है या नहीं है, फिर प्लस अब डी ए किस डायरेक्शन में है, तो अगेन डी ए विल बी परपेंडिकुलर, तो डी ए भी कहां किस डायरेक्शन में होगा, जेड कैट डायरेक्शन, तो यहां कितना आ जाएगा, डी ए जेड कैप आ जाएगा, फिर प्लस
देखो सरफेस टू, देखो सरफेस टू कहां है, ये सरफेस टू है नीचे वाली, यहां पर मेरे पास डी की वैल्यू कितनी है, डी परपेंडिकुलर बिलो है, तो कितना आ जाएगा यहां पर मेरे पास डी परपेंडिकुलर बिलो आ जाएगा। लेकिन डी परपेंडिकुलर बिलो की वैल्यू सॉरी किस डायरेक्शन में है, वो ये भी जेड कैप डायरेक्शन में, ठीक है, सेम डायरेक्शन में होते हैं दोनों, तो दिस इज ऑल्सो इन जेड कैप डायरेक्शन, तो डी परपेंडिकुलर इंटू जेड कैप, फिर डॉट देखो। अब हमारे डी ए किस डायरेक्शन में है, डी ए इज माइनस जेड कैप डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है, माइनस जेड कैप, तो डी ए इंटू कितना आ गया, ये माइनस का जेड कैप आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना, इंटीग्रेशन, दिस इज सिग्मा फ्री इंटू कितना आ गया, डी ए आ गया, आया नहीं आया, हाँ जी आया। अब देखो यहां पर जेड डॉट जेड 1 हो गया, एंड जेड डॉट माइनस जेड कितना हो गया, -1 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना, डी परपेंडिकुलर अबव, और दिस इज डी ए हो जाएगा, फिर प्लस अगेन दिस इज डी परपेंडिकुलर बिलो, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, डी ए आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा फ्री कांस्टेंट है, बाहर ले लो, और अंदर कितना बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बच गया। अब देखो अगेन ये बाहर कांस्टेंट आ जाएगा, तो डी परपेंडिकुलर ए और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कितना हो जाएगा, इस पूरे सरफेस का एरिया और इस पूरे सरफेस का एरिया कितना अज्यूम कर रखा है हमने, ए अज्यूम कर रखा है, तो डी परपेंडिकुलर ए इंटू ए, फिर प्लस कितना आ गया, डी परपेंडिकुलर बिलो इंटू ए आ जाएगा, फिर प्लस कितना आ जाएगा, सॉरी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओके सॉरी ये माइनस होगा, दिस इज माइनस क्योंकि माइनस बाहर आएगा, ओके, तो ये आ गया मेरे पास का सिग्मा फ्री और इंटू कितना आ गया, ए आ गया। देखो इन सब से ये ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास डी परपेंडिकुलर अबव माइनस डी परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू कितना आ गया, ये सिग्मा फ्री आ गया। तो दिस इज अवर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ या बाउंड्री कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच इज लाइक दिस। ऐसे ही पढ़ा था हमने, हाँ जी ऐसे पढ़ा था, ये क्या कर दिया हमने, प्रूफ कर दिया, तो इसके आगे लिख दो हेंस प्रूफ, तो ये क्या हो गया हमारा, हेंस प्रूफ हो गया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। आपको क्या रखना है, इसको याद रखना है, क्लियर है इतनी बात, ओके ना। अब बात करते हैं किसके, हमारे जो दूसरा टाइप का बाउंड्री कंडीशन है, दैट इज पैरेलल कंपोनेंट ऑफ डी। तो अगली हिंट डालो क्या, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ डी, उसके लिए मुझे कुछ चीजें मिटानी पड़ेंगी, तो मिटाऊं मैं, उससे पहले मिटाऊं, तो नोट कर लो, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूं इसको, ओके देखो अगली हिंट डालो क्या, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ डी, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ डी, डी का पैरेलल कंपोनेंट, ओके। तो अगेन मुझे यहां पर अज्यूम करना पड़ेगा कि मेरे पास क्या है, एक इस तरीके से इंटरफेस है जिसमें कुछ चार्ज डेंसिटी हमने दे रखी है, लेट अस से दिस चार्ज डेंसिटी सिग्मा फ्री सिग्मा एफ, ठीक है, वो चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा एफ है। अब इसके जस्ट अबव जस्ट बिलो जो डी का पैरेलल कंपोनेंट है वो किस तरीके से वेरी करेगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अज्यूम कर लो जस्ट अबव यहां पर मैंने डी, लेट अस से इन दिस डायरेक्शन, तो दिस इज माय डी पैरेलल अबव, और यहां पर इसके जस्ट बिलो ये क्या है मेरे पास, डी पैरेलल बिलो है, ये क्या है मेरा, डी पैरेलल बिलो है, और इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। एक्चुअली मुझे डी पैरेलल अबव और डी पैरेलल बिलो कितना होगा ये फाइंड करना है, बोल सकते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा ये क्या करना है, मेरे को फाइंड करना है। क्लियर है इतनी बात आपको, ओके ना। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक लूप ड्रॉ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, एक लूप ड्रॉ कर दो यहां पर, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, एल लेंथ का और एप्सिलॉन विड्थ का एक मैंने क्या कर दिया यहाँ पर लूप ड्रॉ कर दिया, दिस इज लूप, और जिसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो कितनी है, अज्यूम कर ली हमने, एल अज्यूम कर ली, और ये जो मेरे पास थिकनेस है इसकी ये कितनी अज्यूम कर ली हमने, एप्सिलॉन अज्यूम कर, दिस इज एप्सिलॉन, एंड अगेन वी अज्यूम दैट दिस एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, ये एप्सिलॉन जो है वो क्या है, बहुत छोटा है, और इस जो लूप है उसमें हम कैसे जा रहे हैं, लेट अस से काउंटर क्लॉकवाइज जा रहे हैं, या फिर बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं, ओके। तो हमको पता है जब भी हम पैरेलल बाउंड्री कंडीशन की बात करते हैं तो वहां पर क्या आता है, या ऐसे लिखना, बाउंड्री कंडीशन ऑफ पैरेलल कंपोनेंट ऑफ डी, बाउंड्री कंडीशन ऑफ पैरेलल कंपोनेंट ऑफ डी, ऐसे लिखना पूरी हेडिंग। तो वहां पर कर्ल चाहिए, तो कर्ल ऑफ ई इक्वल टू कितना होता है, सिंस वी नो जो कर्ल ई नहीं, कर्ल ऑफ डी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू कर्ल ऑफ पी के बराबर होता है, नहीं होता, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, कर्ल ऑफ डी इक्वल टू कर्ल ऑफ पी होता है। अब यहां पर एक काम करो, लेट मी इंटीग्रेट बोथ साइड ओवर ए एरिया, किसी एक एरिया को ओवर क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन दिस इज डेल डॉट डी और फिर डॉट डी ए वैक्टर, दिस इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस इज डेल क्रॉस पी, और ये कितना आ जाएगा, डॉट डी ए वैक्टर, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, आंसर है हाँ जी कर सकते हैं। किसी एक सरफेस के ओवर हमने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया ना। अब हम सब जानते हैं इस सरफेस इंटीग्रल को हम क्या कर सकते हैं,
लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ए कर्ल थ्योरम। तो सिंस वी नो जो कर्ल थ्योरम होती है क्या होती है कि डेल क्रॉस ए इंटू डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज कर्व सी दिस इज ए डॉट डी एल। कितना आ जाएगा ए डॉट डी एल वैक्टर। ऐसा लिख सकते हैं, इसका आंसर है हाँ जी ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज आवर कर्ल थ्योरम। ये क्या होती है कर्ल थ्योरम होती है। तो यहाँ पर ए की जो कितना है डी है तो ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी तो ओवर ए कर्व सी, ठीक है ये कर्व है अभी इस कर्व की बात हो रही है, ठीक है इस कर्व को सी कर्व बोल दिया हमने। तो ओवर ए कर्व सी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये डी डॉट डी एल आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू अगेन दिस क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए कर्व सी और ये कितना आ जाएगा पी डॉट डी एल आ जाएगा। और इस पर उधर वाले में जो ए की जो कितना है मेरे पास पी है, पी क्या है वो पोलराइजेशन वेक्टर है। अब देखो इस कर्व को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। दिस इज पार्ट 1, दिस इज पार्ट 2, दिस इज पार्ट 3 एंड दिस इज पार्ट 4। यानी 3 पाथ में डिवाइड कर दिया मैंने, एक पाथ ये, एक पाथ ये, एक पाथ ये और एक पाथ ये, ठीक है। ऐसा कर सकता हूं नहीं कर सकता? आंसर है हाँ जी कर सकता हूं इन दोनों इंटीग्रेशन को। तो कर दो फिर इनको। ओके देखो इधर लिखते हैं देखो क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कैसे, सबसे पहले 1 के अलोंग पाथ 1 तो कितना हो जाएगा ये दिस इज डी डॉट डी एल, फिर प्लस अलोंग पाथ 3 क्योंकि उसके बाद पाथ 3 आ रहा है तो कितना आ जाएगा ये डी डॉट डी एल आ जाएगा। फिर पाथ 2 आ रहा है फिर उसके बाद तो ये कितना आ जाएगा अगेन डी डॉट डी एल, फिर प्लस कितना आ जाएगा पाथ 4 आ जाएगा और फिर कितना आ जाएगा ये डी डॉट डी एल आ जाएगा, ठीक है। नंबरिंग आगे पीछे कर सकते हो एंड दिस इज इक्वल टू फिर किसके लिए आ जाएगा पी के लिए आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखो इंटीग्रेशन अलोंग पाथ 1 और ये कितना आ जाएगा देखो पी डॉट डी एल आ जाएगा। फिर प्लस दिस इज इंटीग्रेशन अलोंग पाथ 3 और कितना आ जाएगा पी डॉट डी एल आ जाएगा। फिर प्लस इंटीग्रेशन अलोंग पाथ 2 और कितना आ जाएगा पी डॉट डी एल आ जाएगा। फिर इसे मिटा दूं देखो क्या हो जाएगा फिर प्लस का इंटीग्रेशन अलोंग पाथ 4 और ये कितना आ जाएगा पी डॉट डी एल आ जाएगा। ओके अब ध्यान से देखो सिंस वी नो कि अवर एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, जो हमारा एप्सिलॉन है वो क्या है बहुत छोटा है। अगर एप्सिलॉन बहुत छोटा है तो पाथ 3 और पाथ 4 क्या हो जाएंगे बहुत छोटे हो जाएंगे, टेंड्स टू 0 हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे। देखो अगर मैं ये बोलूं कि सिंस वी नो कि अवर एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 तो फॉर दिस पर्टिकुलर केस एंड फॉर दिस पर्टिकुलर केस जो मेरे पास डी एल होगा वो टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 एंड डी एल टेंड्स टू 0, ऐसा होगा नहीं होगा। अगर ये डी एल टेंड्स टू 0 हो गया देन दिस इंटीग्रेशन टेंड्स टू 0, अगेन दिस इंटीग्रेशन टेंड्स टू 0। ऐसा क्यों होगा बिकॉज अवर एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 बिकॉज अवर एप्सिलॉन इज वेरी 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 स्मॉल। तो सेम केस यहां पे लगेगा कि दिस इंटीग्रेशन 3 इज ऑल्सो 0 एंड हियर दिस इंटीग्रेशन 4 इज ऑल्सो 0। ऐसा होगा नहीं होगा? आंसर है हाँ जी होगा। तो यहां बचा क्या देखो मेरे पास, यहां बच गया मेरे पास इंटीग्रेशन ओवर ये पाथ 1। देखो पाथ 1 में जो डी की वैल्यू है वो कितनी है डी पैरेलल अबव के बराबर है तो कितना आ जाएगा ये डी पैरेलल अबव। अब बात करनी है किसी डायरेक्शन की बिकॉज अभी डायरेक्शन लिखा है हमने तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी। अगर मैं ये बोलूं कि दिस इज माई वाई एक्सिस एंड दिस इज माई जेड एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस, तो ये क्या है वाई एक्सिस है तो मेरा डी किस डायरेक्शन में है माइनस वाई डायरेक्शन में। तो कितना आ जाएगा ये माइनस का वाई कैप आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा डॉट डी एल। अब डी एल किस डायरेक्शन में है इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में अगेन माइनस वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा डी एल इंटू कितना आ गया माइनस का वाई कैप आ गया। ये तो 0 हो गया, बचा कौन सा 2 वाला। तो दिस इज अब देखो सेकंड पाथ में डी की वैल्यू कितनी है डी परपेंडिकुलर बिलो है तो कितना आ जाएगा यहाँ डी पैरेलल बिलो है, डी परपेंडिकुलर नहीं डी पैरेलल बिलो है। और फिर डायरेक्शन क्या है उसके देखो अगेन इन दिस डायरेक्शन यानी माइनस वाई कैप डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में देखो दिस इज माइनस का वाई कैप डायरेक्शन, लेकिन यहां पर डी एल किस डायरेक्शन में है वाई कैप डायरेक्शन में है तो कितना आ जाएगा ये डॉट डी एल इंटू कितना आ जाएगा वाई कैप आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं उधर के साइड की तो दिस इज इक्वल टू अब देखो अगेन यहां पर मेरे पास पी। देखो हमने एक चीज पढ़ी हुई थी कल पढ़ा हमने कि दिस डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई एंड प्लस पी ऐसा कुछ होता है। और यहां से हम वो तो नहीं कह सकते कि डी और ई और पी की डायरेक्शन सेम होती है, लेकिन हाँ जब भी हमें निकालते हैं ना तो डी और पी की डायरेक्शन क्या आती है सेम आती है। ये कैसे बोल सकते हैं हम विथ अवर एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। जब भी हमने क्या निकाला डी निकाला पी निकाला या फिर ई निकाला तीनों की डायरेक्शन क्या आई सेम आई किसी एक पर्टिकुलर चार्ज अरेंजमेंट के लिए बोलते हैं किसी एक पर्टिकुलर पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर डी ई और पी तीनों की डायरेक्शन क्या होती है
सेम होती है मैक्सिमम टाइम। ओके, अगर तीनों डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पर ऊपर जो P होगा वो कौन सा वाला होगा, ये ऊपर है ना, तो ऊपर जो P होगा वो कौन सा वाला होगा, P पैरेलल अबव होगा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, यही हो जाएगी, दिस इज माइनस का वाई कैप, फिर डॉट कितना आ जाएगा DL, और ये कितना आ जाएगा माइनस का वाई कैप आ गया, फिर प्लस अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो दिस इज P पैरेलल बिलो हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, देखो अगेन दिस इज माइनस वाई कैप डायरेक्शन, और फिर इंटू DL कितना आ गया, डॉट DL इंटू वाई कैप आ गया। आया नहीं आया ऐसा, आंसर है हाँ जी आया। अब देखो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस इज D पैरेलल अबव वाई कैप मैंने माइनस प्लस होगा, वाई कैप 1 हो गया, तो मेरे पास सिंपल DL बच गया, एंड फिर प्लस ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर D पैरेलल बिलो, और ये माइनस हो जाएगा बाहर, दिस इज माइनस, तो ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर सिंपल DL आ गया, तो दिस इज इक्वल टू दिस वन मैंने माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास P पैरेलल अबव और इंटू कितना आ गया DL आ गया, और फिर प्लस ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर P पैरेलल बिलो, और ये माइनस आ जाएगा, माइनस कॉमन है, सॉरी दोनों माइनस है, एंड माइनस प्लस माइनस 12 आ गया, माइनस 12 है ना, हाँ, और इंटू कितना आ गया, ये DL आ गया। ओके, नाउ ये कांस्टेंट होगा, D परपेंडिकुलर अबव कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन कितना आ गया, DL आ गया, फिर माइनस D पैरेलल बिलो, इंटीग्रेशन कितना आ गया, DL आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू P पैरेलल अबव, और इंटीग्रेशन कितना आ गया, DL आ गया, फिर माइनस का दिस इज P पैरेलल बिलो, इंटीग्रेशन कितना आ गया, DL आ गया। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ DL कितना होता है, देखो इंटीग्रेशन DL का मतलब ये लेंथ, यहां से आता है ये लेंथ और यहां से आता है ये लेंथ, तो कितनी है, L है, तो कितनी हो जाएगी, ये L हो जाएगी, फिर माइनस का D पैरेलल अबव इंटू L आ जाएगा, फिर इक्वल टू P पैरेलल अबव इंटू L, फिर माइनस का P पैरेलल बिलो इंटू कितना आ जाएगा, L आ जाएगा। देखो सबसे L आके कैंसिल हो जाएगा, कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हुआ, तो यहाँ से मेरे पास D पैरेलल बिलो माइनस D पैरेलल अबव माइनस D पैरेलल बिलो इज इक्वल टू P पैरेलल अबव माइनस कितना आया, P पैरेलल बिलो आ गया। तो दिस इज अवर बाउंड्री कंडीशन फॉर D। ये क्या निकल गई हमारे पास, बाउंड्री कंडीशन फॉर D निकल के आ गई, इतनी बात समझ में आई। और बाउंड्री कंडीशन फॉर D पैरेलल निकल के आई। अगर मैं D परपेंडिकुलर की बात करता हूं तो क्या होता है, D परपेंडिकुलर अबव माइनस D परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू सिग्मा फ्री के बराबर होता है। एंड बोथ द बाउंड्री कंडीशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये वाली बाउंड्री कंडीशन तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज यूजफुल, वेरी वेरी यूजफुल। जैसे यहाँ पे लिखो वेरी वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल, ठीक है, क्योंकि हमें अधिकतर क्या पता होता है, सिग्मा फ्री पता होता है, P हमको निकालना पड़ता है, यहाँ पर हमको P पता नहीं होता है, लेकिन सिग्मा फ्री पता होता है। तो ये क्या है, बहुत यूजफुल बाउंड्री कंडीशन है। यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हो कि दिस बाउंड्री कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जब हम इंटरफेस वाले क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर इस टाइप के ये बाउंड्री कंडीशन ई परपेंडिकुलर वाली भी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, दोनों की बाउंड्री कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। तो एक काम करो, फटाफट चारों बाउंड्री कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली और डिस्प्लेसमेंट वाली, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाली, दोनों को एक पन्ने में लिखो और सामने से चिपका दो। बहुत इंपॉर्टेंट होती है बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। क्लियर हुई बात इतनी आपको? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो बाउंड्री कंडीशन वाला जो चैप्टर है वो, सॉरी जो लेक्चर है वो यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर क्या बचा है, जो नेक्स्ट चीज है हमारे पास, वो है हमारे पास क्या, लीनियर डाइलेक्ट्रिक, जो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहां से क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी, व्हाट इज परमिटिविटी एंड व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। ये यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो ये जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आई होप जो आज हमने सीखा वो आपको समझ में, या फिर जो आपने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।